बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आता है इवेजन ऑफ सेल डेथ। अब सेल डेथ दो तरह के था, एक ये जो था निक्रोसिस था, दूसरा एपोप्टोसिस था। यहाँ पर एपोप्टोसिस कुछ तरह ऐसे ही। अब क्या होता है, एक कैंसर सेल है उसका एपोप्टोसिस ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? थेरापी के लिए, ताकि कैंसर ख़त्म हो जाए। लेकिन कैंसर इस तरह क्या म्यूटेशन इख्तियार कर देते हैं कि वो डेथ को ही क्या कर देता है, बीट करता है। वो अपने आप को एपोप्टोसिस के अंदर नहीं ले जाती। ये कहते हैं ना कि डिफरेंट कीमोथेरापीज़ जो होती है और रेडिएशन थेरापी होती है, वो क्या कर देते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स को कम कर देती है, डीएनए को डैमेज कर देती है, या ब्लड सप्लाई को कम कर देती है, जिसकी वजह से जो कैंसर टिश्यूज़ होते हैं उनकी हाइपोक्सिया हो जाती है। ये फैक्टर क्या कर देते हैं, आगे ये इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं। एपोप्टोसिस की दो पाथवे थे, एक इंट्रिंसिक था, एक एक्सट्रिंसिक। यहाँ पर इंट्रिंसिक पाथवे, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं, और इसी तरह क्या हो जाता है, कैंसर सेल के एपोप्टोसिस होकर वो ख़त्म हो जाते हैं, उस उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डेथ रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी कहते हैं फास, और इसके लाइगेंड्स होते हैं जिसको फास्ट लाइगेंड कहते हैं। इसके साथ अगर कोई इंटरेक्शन हो जाते हैं, ये इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट कर देते हैं, और ये इंट्रिंसिक पाथवे भी जाकर क्या कर देते हैं, सेल की एपोप्टोसिस करके उनको ख़त्म कर देते हैं। अब कैंसर की सेल्स क्या कर देते हैं, ये एक्वायर्ड कर देते हैं म्यूटेशंस को। ये म्यूटेशन इनकी जीन्स की एक्सप्रेशन, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी जीन्स की एक्सप्रेशन को बदल देती है, जिसकी वजह से ये इन दोनों चीज़ों को, कीमोथेरापी हो, रेडिएशन थेरापी हो, या यहाँ पर एपोप्टोसिस हो, इनको रेजिस्टेंस बन जाती है इनकी से। ये रेजिस्टेंस करते हैं, ये एपोप्टोसिस इनकी नहीं होती। इसको कहते हैं इवेजन ऑफ सेल डेथ या इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस में क्या होते हैं, सेल की जो सर्वाइवल होता है, लाइफ टाइम होता है या हाफ लाइफ होते हैं, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। बैलेंस होता है एंटी एपोप्टोटिक जीन्स के दरमियान और प्रो एपोप्टोटिक जीन्स के दरमियान। प्रो एपोप्टोटिक जीन्स ऐसे प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं जो सेल्स की सर्वाइवल को ख़त्म कर देते हैं। मतलब ये इनका एपोप्टोसिस करके इनको मतलब मार देते हैं ये, यानी कि लाइफ टाइम इनकी कम कर देती है। एंटी एपोप्टोटिक जीन्स क्या करते हैं, ये ऐसे प्रोटीन्स को इनकोड कर देते हैं जो जाकर एपोप्टोटिक पाथवे को इनहिबिट कर देता है और उनके सर्वाइवल को इंक्रीज कर देता है। सही है। तो कैंसर में क्या होता है, जो एंटी एपोप्टोटिक जीन होते हैं उनकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है और प्रो एपोप्टोटिक जीन्स की अंडर एक्सप्रेशन हो जाती है। अब प्रो एपोप्टोटिक जीन में जो पोमा है, बेक्स बेक है, BH3 है एंड BID बेड है। सही है। ये जो पोमा है, BH3 है, BID है, बेड है, ये सारे के सारे जो होते हैं BH3 ओनली सेंसर फैमिली में भी आते हैं। सही है। और एंटी एपोप्टोटिक जिनमें MD M2 है, BCL2 रेगुलेटर्स है, BCL-XL है, MCL1 है, इसको वो भी कहते हैं BCL ओनली सेंसर है कि इस तरह कोई नाम है। सी है। अब ये क्या करेगा, ये एंट्रेंसिक पाथवे को इनिशिएट करेगा, सेल को क्या करेगा, मार देता है। सही है। और ये क्या करेगा, ये आकर इसको इनहिबिट कर देता है। अब इन दोनों की बैलेंस क्या करेगा, ट्यूमर सेल की सर्वाइवल को जज करेगा, ताकि ट्यूमर सेल ने ज़्यादा टाइम के लिए रहना है या कम टाइम के लिए रहना है। अगर इसकी ओवर एक्सप्रेशन है, इसके अंडर एक्सप्रेशन है, फिर ट्यूमर सेल जो होता है इसकी लाइफ टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब एक और बात ये है ना कि डिफरेंट फैक्टर्स लाइक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हो गया, रेडिएशन हो गया, या केमिकल सिग्नल हो गया, ये जाकर क्या कर देते हैं, डीएनए को डैमेज कर देते हैं। ये डीएनए डैमेज क्या कर देते हैं, P53 जीन को एक्टिवेट करता है, जो P53 प्रोटीन्स बना देते हैं, और ये क्या है, रिपेयर अब जीन करता है या इनका एपोप्टोसिस करता है। इसी है, अगर रिपेयरेबल ना हो, ये P53 आगे जाकर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर एक्ट कर देते हैं और वहाँ से प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को रिलीज कर देता है। ऐसे है, सॉरी, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसको BH3 ओनली सेंसर कहते हैं, जिसको बेक्स एंड बेक भी कहते हैं। अब ये बेक्स एंड बेक क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में डिफरेंट चैनल्स को ओपन करेगा, जिसकी वजह से साइटोक्रोम C, ये जो फैक्टर है, ये रिलीज हो जाएगा। अब ये साइटोक्रोम C क्या कर देता है, ये एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसको कहते हैं APAF1। सही है, APAF1, सॉरी। ये जाकर केस्पेस 9 प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, ये केस्पेस 9 केस्पेस 3 को एक्टिवेट करता है, और केस्पेस 3 आखिर में इसके एपोप्टोसिस करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके इनगल्फ कर देता है। सही है। वहाँ से फिर लाइसोसोम वगैरह इसको इनगल्फ करके डिवाइड करते हैं। या क्या होता है कि अगर सेल के अंदर ये वाला बात है, लॉस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। सही है, ग्रोथ फैक्टर्स कम हो जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स या सर्वाइवल सिग्नल भी कम हो जाते हैं, जाहिर बात है। ये दोनों आकर क्या कर देते हैं, BIM या जो सेंसर की एक्टिवेशन उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और ये भी जाकर क्या कर देते हैं, ये बेक्स एंड बेक को एक्टिवेट कर देते हैं, जो BH3 ओनली सेंसर है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है, और ये भी इस तरह पाथवे करके एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। अब ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म हो गया। ऐसी है, लेकिन एक और बात, अगर इस नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए या किसी स्टेप पर वहाँ पर इनहिबिशन आ जाए, तो फिर एपोप्टोसिस नहीं होगी और सेल सर्वाइव करेगा।
तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि एक होते हैं ना इनहिबिट, ये जो चीज़ है ना IAF, इसका मतलब है इनहिबिटर एपोप्टोसिस प्रोटीन। ये जाकर केस्पेज 9 को इनहिबिट करता है। जब इसको इनहिबिट करते हैं आगे सिग्नल नहीं जाता, एपोप्टोसिस नहीं होती। नंबर 1 ये बात की है। दूसरी बात क्या की है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ P53। इसमें क्या होता है कि या तो इसकी जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, सही है, म्यूटेटेड P53 होगा, वो भी इस तरह ये पाथवे इनहिबिट हो जाएगी, इसकी एक्टिवेशन नहीं होगी। या MDM2 ये जो है ये क्या कर देता है, ये एनकोड कर देता है इनके इनहिबिटर्स को, और ये भी P53 को इनहिबिट कर देता है और आगे के पाथवे इनहिबिट हो जाती है। जब P53 म्यूटेटेड हो जाते हैं तो जो प्रो एपोप्टोटिक जीन्स होते हैं ये अपना काम छोड़ लेते हैं, पोमा बेक्स बेक वगैरह ये सब कुछ फिर इनकोड नहीं होते और इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट नहीं होते ताकि एपोप्टोसिस करे। अगर जो इस सेल का DNA डैमेज होगा, लेकिन इस DNA डैमेज को सेंस करने वाली प्रोटीन्स P53 वहाँ पर जो होते हैं फंक्शनल नहीं होंगे, इस वजह से जो कैंसर सेल है वो सर्वाइव करेंगे। या क्या हो जाएगा, और एक्सप्रेशन होगा एंटी एपोप्टोटिक जीन में। इसमें मेनली जो BCL2 है, सही है, क्या होता है कि BCL2 की और एक्सप्रेशन किस तरह होते हैं और कहाँ पर होती है। जो फॉलिकुलर लिम्फोमा है या बी सेल्स ट्यूमर है, सही है, इसमें क्या होता है कि जो BCL2 जीन है ये ट्रांसलोकेट कर देता है कहाँ पर, अमीनोग्लोबुलिन जीन्स की तरफ। ये अमीनोग्लोबुलिन जीन्स बहुत ओवर एक्सप्रेस जीन है, बहुत मतलब तगड़ा काम करता है, सही है। अब ये BCL2 जब इसकी तरफ चला जाता है, ये भी इससे इसको देखकर देखता है कि ये बहुत तेज़ काम करते हैं, मैं क्यों स्लो काम करूँ, ये भी ओवर एक्सप्रेस हो जाते हैं। वही बात है तरबूज को देखकर रंग पकड़ता है, सही है। अब जब BCL2 और एक्सप्रेशन कर देता है तो ये BCL2 प्रोटीन्स बनाने लगता है, BCL2 जीन, और वहाँ पर क्या हो जाता है फिर जो B लिम्फोसाइट्स होते हैं वो जो कौन से कैंसरस B लिम्फोसाइट्स होते हैं न्यूप्लास्टिक, वो फिर एपोप्टोसिस के अंदर नहीं जाते क्योंकि एंटी एपोप्टोटिक जीन उसमें ज़्यादा एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा अकुमुलेट हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो डिफरेंट लिम्फ नोड्स वगैरह हो उसकी साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, उनकी डिजीज़ हो जाएगी जिसको लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रोइंग बहुत स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी सर्वाइवल को इंक्रीज़ करता है, B सेल्स की उनकी प्रोलिफरेशन यानी कि सेल डिवीजन को इंड्यूस नहीं करता, इसलिए ये स्लोली ग्रो करता है ये ट्यूमर, लेकिन ज़्यादा देर के लिए रहते हैं इसलिए ख़तरनाक है। एक ये बात की गई है। दूसरा, एक माइक्रो आरएनए होता है, वो क्या कर देता है, डैम कर देता है, स्लो कर देता है BCL2 की एक्सप्रेशन को। जब ये माइक्रो आरएनए खुद लॉस हो जाए फिर BCL2 की एक्सप्रेशन कम नहीं होगी, ये अपना वही काम करेगा और इस तरह ये इनहिबिशन करेगा। मतलब ये कि ये तो BCL2 क्या करते हैं, ये तो एंटी एपोप्टोटिक है ना, तो ये सब कुछ यहाँ पर इनहिबिट करते हैं, जिस तरह BCL, XL है या MCL2 है, ये सारे के सारे एंटी एपोप्टोटिक जीन है, और ये यहाँ पर जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है उनके एक्सप्रेशन को कम कर देता है, उनकी अपोजिशन करता है। अब क्या होता है कि थेराप्यूटिक पर्पज़ में हम इस कैंसर को किस तरह क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब ऐसे ड्रग हम जेनरेट करें जो इस MDM2 को इनहिबिट करता है, सही है, फिर आगे P53 को इनहिबिट नहीं कर सकेगा और इस तरह ये फंक्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ हम ऐसे ड्रग्स को जेनरेट करें जो ये जो प्रो एपोप्टोटिक जीन है उसका कॉपी हो, यानी कि उसकी तरह काम करता हो, वो जाकर जो एंटी एपोप्टोटिक ये वाली चीज़ें हैं इनको इनहिबिट करेगा। जब इनको इनहिबिट करेगा तो ये आगे हमारे जो एपोप्टोसिस पाथवे है इनको इनहिबिट नहीं कर सकेगा और प्रो एपोप्टोटिक जीन्स की जो पावर होगी वो ओवरकम करेगी एंटी एपोप्टोटिक जीन्स की, और इसी तरह हम उस कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं कि इन सब में ऐसा हम प्रो एपोप्टोटिक की तरह फंक्शन करने वाले ड्रग्स को बनाएं, जनरेट करें जो BCL2 की और एक्सप्रेशन को कंट्रोल करें। फिर क्या होगा, हमारे साथ फॉलिकुलर लिम्फो या B सेल ट्यूमर जो होते हैं या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियाज जो B सेल्स के होते हैं, इसी उनके कंट्रोल करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा। अब समरी है, समरी में क्या करते हैं कि जो इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस है इनमें सबसे मेन किरदार ऐसे एक्वायर्ड म्यूटेशंस है जो क्या करें, इंट्रिंसिक पाथवे को इनहिबिट कर सके। फिर क्या कहते हैं, इनमें सबसे मेन जो होता है वो एबनॉर्मलिटी कौन सा होता है कि P53 के फंक्शन लॉस हो जाए। वो दो तरह के होते हैं, या तो P53 के अंदर क्या हो जाए, म्यूटेशन आ जाए, सही है, या इस क्या हो जाए, ओवर एक्सप्रेशन हो जाए P53 के इनहिबिटर्स की, जिस तरह क्या है MDM2 है। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि जो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स है, सही है, उनकी और एक्सप्रेशन हो जाते हैं, जिस तरह BCL2 फैमिली है, BCL2 है, BCL, XL है, ML1 है। ये क्या करते हैं, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं प्रो एपोप्टोटिक जीन से, बेक्स एंड बेक, और ये प्रोटीन्स क्या करेगा फिर आगे जाकर इनकी और एक्सप्रेशन जो एंटी एपोप्टोटिक जीन है ये जाकर एपोप्टोसिस को इंड्यूस करने से सेल बचाएगा, सही है। इस तरह कैंसर सेल का लाइफ टाइम ज़्यादा होगा। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो फॉलिकुलर लिम्फोमास है, मेजॉरिटी ऑफ फॉलिकुलर लिम्फोज उनमें क्या होता है, BCL2 फैमिली जो BCL2 जीन्स हैं उनकी और एक्सप्रेशन हो जाती है। BCL2 प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि क्या है, एंटी एपोप्टोटिक जीन है, और यहाँ पर इसकी एक्सप्रेशन क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलोकेशन होती है फ्रॉम 14 क्रोमोसोम टू 18 क्रोमोसोम, सही है।
कहाँ से BCL2 चला जाता है और फ्यूज़ हो जाते हैं अमीनोग्लोबुलिन की हेवी चेन से। अमीनोग्लोबुलिन जो जीन होता है ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस्ड जीन है, यह बहुत ज़्यादा काम करता है। इसी तरह BCL2 भी ज़्यादा काम करने लगता है और BC लिम्फोमा काज़ हो जाता है। आखिरी पॉइंट में थेरेपी के बारे में कहती है, क्या होता है ना कि अगर हम एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स की क्या करें, उनके इनहिबिटर्स बनाएँ, ऐसे ड्रग्स बनाएँ, जिस तरह अगर इनहिबिटर ऑफ MDM2 हो जो क्या करेगा, अभी वो जो P53 का होता है उसका फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा। या BCL2 फैमिली की इनहिबिटर हो, वो क्या करेगा, कैंसर की सेल डेथ से बचाएगा और इसी तरह जो BC लिम्फोमा का होता था वो उनकी थेरेपी हो जाएगी। और इसी तरह इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस फिर हमारे साथ काम कर रहा होगा, यानी कि फंक्शन कर रहा होगा और इसी तरह किसी कैंसर जो होते हैं वो डेवलप नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।